नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। गाय के संबंध में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन मैं आपसे सिर्फ दो बातों पर चर्चा करना चाहता हूं। और इन बातों पर मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, लेकिन मैंने इन दो बातों को आज के वीडियो के लिए चुना है। पहली है गावो विश्वस्य मातरा और दूसरा है गौ में बसते लक्ष्मी। तो आप समझते हैं कि गाय तो विश्व की माता है। आप मानो ना मानो, कोई लोग गाय को महत्व देते हैं, गाय को पूजते हैं, कई लोग गाय को काटते हैं, कई लोग गाय का मांस खाते हैं। लेकिन गाय कहती है मैं सबकी माँ हूँ, सबकी जननी हूँ। क्योंकि मैं किसी का धर्म देखकर, मैं किसी की जिज्ञासा और अनुभूति को समझकर मैं उस पर कृपा नहीं करती, क्योंकि गाय का दूध तो सभी के लिए उपयोगी है। इसीलिए हर बच्चा, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी संस्कृति का हो, गाय के दूध को या फिर माँ के दूध को पी के ही वयस्क होता है, बड़ा होता है। और जिन लोगों को अपनी माँ का दूध नहीं मिलता, वो गाय का दूध प्रयोग करते हैं। और आपको तो जानकारी होगा कि पूरी दुनिया में हजारों तरह के स्तनपायी जीव हैं। उनमें से 55, 50 और 500 तो ऐसे हैं जो दूध से अपने बच्चों को सींचते हैं, और 55 जीव ऐसे हैं जो दूध देते हैं, जिनका प्रयोग हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने लिए प्रयोग करते हैं। तो गाय तो विश्व की माता वैसे ही हो गई। दूसरा है गौ में बसती लक्ष्मी। गाय का जो गोबर है उसमें लक्ष्मी का निवास रहता है। वैसे आप जानते होंगे कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में गाय एकमात्र ऐसा जीव है जिसके उच्छिष्ट को हम त्याज्य नहीं मानते, हम घृणित नहीं होते, हम उसको अछूत नहीं मानते, क्योंकि वो हमारे पूजनीय है। और वो गाय ही है जिसका गोबर उच्छिष्ट द्रव्य के रूप में गोबर हमारे लिए अमृत तुल्य है, और उसमें तो लक्ष्मी का वास होता है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पूजा अर्चना किसी भी देवी देवता के हो, चाहे घर में कोई भी शुद्धिकरण का कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, या किसी भी तरह का यज्ञ अनुष्ठान हो, सबसे पहले हम गाय के गोबर से उस स्थान को लीपते हैं, पुतते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, और ये हम सब जानते हैं। दूसरा, दीपावली के बाद दूसरे दिन हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो गोवर्धन का अर्थ भी यही है। यदि गोवर्धन का आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ, उसका भावार्थ भी यही निकल के आएगा कि गोबर में धन है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी का वास है। इसलिए हम लक्ष्मी पूजन के लिए भी गाय के गोबर से लेपन करते हैं। लेकिन मैं आज एक अलग बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो हाल के अध्ययन से, हाल के जो रिसर्च सामने आई है। और वो बात है कि यहाँ जिस स्थान पर, जिस मृदा में, जिस खेत में गाय गोबर त्यागती है या मूत्र का उत्सर्जन करती है, उस भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति यथावत रहती है, उसमें जीवांतता बनी रहती है, उसमें जो जीवांश हैं शत प्रतिशत रहते हैं, उसके अंदर जो नमी रहती है, सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो भी फलीभूत करते हैं, उसको संपन्न करते हैं, उसमें पोषक तत्व यथावत रहते हैं, और उसमें किसी तरह के जो हानिकारक कीट हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस से नहीं पनपते हैं। और सबसे अद्भुत चीज़ तो यह है कि जिस स्थान पर गाय का निवास रहता है, गाय अपना गोबर का त्याग करती है, मूत्र त्याग करती है, उस मृदा के अंदर नमी रहती है। उस नमी के कारण उसके जो नीचे का जो जल है वो नीचे नहीं जाता, वहाँ ख़त्म नहीं होता, इसलिए जल स्तर विभाग यथावत बना रहता है। इसलिए आए देश के बहुत सारे ज़िले हैं, आपको शायद अनुमान नहीं होगा, 300 ज़िले तो ऐसे हैं हमारे देश में जो भू स्तर जल के कारण बहुत परेशान हैं, और वो आने वाले कुछ वर्षों में सूखाग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो जल की जो मात्रा है, भू जल की जो मात्रा है, वो निम्नतम स्तर तक पहुंच गई है। और उनमें से कई जिले तो ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त घोषित भी हो गए हैं। और वो अब उनके लिए हम जल स्तर को कैसे बढ़ा पाएँ, एक रास्ता तो है कि जो वर्षा का जल है उसको रोका जाए। लेकिन वो जल तो नीचे पहुंचता ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता है, उसके कारण है। उसी से मेरा ये वीडियो आप संलग्न है, तो आप उसको जान लीजिए। क्योंकि जब से हमारे देश ने बहुत सारी चीज़ों को, वैसे हमने विदेशों से बिना सोचे समझे हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमारे जो शिक्षित वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है, वो हमारी अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने ज्ञान से परिपन्न नहीं है। उसे अपने देश के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। हम तो पश्चिमी जगत से सीखते हैं। तो पश्चिमी जगत से ही हमने 1970 के दशक में, जिसमें भारत सरकार था, कृषि विभाग था, और भारत का एक पूरा तंत्र था, जिसने भारत में हरित क्रांति की
शुरुआत की, क्योंकि उस समय ऐसी अफवाह फैला दी। मैं तो उसका अफवाह मानता हूँ, मैं उसको झूठी रिपोर्ट मानता हूँ, उसे भ्रांति मानता हूँ, क्योंकि ऐसी भ्रांति फैला दी गई कि हमारे देश में खाद्यान्न खत्म होने वाला है, हम अपने लोगों का भोज पेट कैसे भर पाएंगे। देश 45 में आज़ाद हुआ और 1950 के आसपास हम भुखमरी के कगार पर पहुँच गए। तो 4 साल के अंदर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि हम खाद्यान्न के मामले में इतने इतने परेशान हो गए कि हमें एक नई नीति अपनानी पड़ी। और वो नीति थी कि आधुनिक पद्धति से, आधुनिक खाद के द्वारा, आधुनिक जो दवा हैं, आधुनिक जो कीटनाशक हैं, खरपतनाशक हैं, उनकी मदद से में खाद्यान्न उत्पन्न करने की नई नीति लागू करना। और आपको जानकारी नहीं होगा, आप में तो बहुत लोग इस बात को समझते भी नहीं होंगे कि भारत में जब हरित क्रांति की, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, उससे करीब करीब 70 साल 80 साल पहले जिन देशों से हमने हरित क्रांति करना सीखा, जिन देशों ने हमें हरित क्रांति करने के लिए विवश किया, उन देशों में, उस पश्चिमी देशों में, यूरोप में उस समय इस बात को मान लिया गया था कि ये जो रसायन आधारित जो खाद हैं, जो कीटनाशक हैं, जो खरपतनाशी दवा हैं, उनके प्रयोग से जो फसल पैदा की जाती है, वो ना तो मनुष्य के लिए सुरक्षित है, ना हमारी पीढ़ी के लिए सुरक्षित है, ना हमारी उस भूमि के लिए सुरक्षित है। मृदा उससे अनउर्वरक होने लगती है, बांझ होने लगती है, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। उसे जब हमारे यहाँ हरित क्रांति स्वीकृत की, उससे 70 साल पहले यूरोप में स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि 1900 के आसपास यूरोप में ऑर्गेनिक नाम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत हुई थी। प्राकृतिक खेती को वो ऑर्गेनिक कहते हैं क्योंकि उसमें वो रसायन नहीं डालते, वो रसायन आधारित कीटनाशक नहीं डालते, खरपतवासी नाशक नहीं डालते, और वो प्राकृतिक प्रक्रिया से अपने फसलें पैदा करते हैं। उन्होंने उसके लिए एक नया शब्द यूज कर लिया, ऑर्गेनिक। हम भी आज ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम उसकी यथार्थता को ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि हम तो प्राकृतिक थे, हम तो ऑर्गेनिक थे। 1960 से पहले हमने तो कभी जाना ही नहीं कि हम जहरीले रसायनों का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे। उस फसल से, उस प्रक्रिया से हमने न केवल अपने फसलों को, अपने खाद्यान्न को जहरीला किया, बल्कि हमने अपनी जो धरती माता है, जो मृदा है, उसको भी बांझ करके रख दिया। आज उसी पद्धति के कारण आज हमारे देश का अधिकांश हिस्सा, हमारी अधिकांश जो मृदा है, वो बांझ होने की तरफ तेजी से अग्रसर हो रही है। 1970 के आसपास जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने इसको सबसे पहले अपनाया। उनमें सबसे पहला राज्य था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी, ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं आज यहाँ की 80 से 90% जो मृदा है, वो अपनी पोषकता खो चुकी है, बांझ हो चुकी है, बांझ होने की पद्धति में है। यदि वहाँ के किसान एक फसल में रसायन आधारित यूरिया का प्रयोग ना करें, या नाइट्रोजन फास्फोरस का प्रयोग ना करें, और या फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का उपयोग ना करें, तो उनकी जो फसल की उपज है, उसी दौरान 10 से 12% रह जाएगी। वो एक तरह से वहाँ की ज़मीनें जो है, मृदा जो है, पूरी तरह मर चुकी हैं, पूरी तरह बांझ हो चुकी है। ये हमारे लिए खतरनाक संकेत है कि आने वाली परिस्थितियों में इसके परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। और आपको जानकारी होगा कि पंजाब की तो 80-85% ज़मीन के अंदर प्राकृतिक नाइट्रोजन नहीं बचा। वहाँ जो इनऑर्गेनिक जो तत्व हैं, वो ख़त्म होने लगे। जीवांश वहाँ है नहीं, वहाँ सूक्ष्मजीवी है नहीं, और उनकी फसलों के अंदर भी, ज़मीन के अंदर भी पोषक तत्वों का भारी मात्रा में अभाव होने लगा है। और उसका परिणाम वहाँ की फसलों में भी आ रहा है, क्योंकि वहाँ की जो फसलें हैं उनमें पोषक तत्वों की भारी कमी है। कई फसलों में तो 40% तक पोषक तत्वों का अभाव पैदा हो गया है। तो उसको, ऐसे आहार को, ऐसे खाद्यान्न को हम खाएंगे तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, हमारी मृदा के लिए खतरनाक है, हमारी भूमि के लिए खतरनाक है। तो हमें तो अंततः प्राकृतिक खेती की तरफ जाना ही होगा। हम यदि आज सचेत हों तो ठीक है, नहीं तो व्यवस्था बस हमें सचेत होना ही पड़ेगा। अन्यथा वो क्षेत्र सिर्फ विषाक्त हो जाएंगे। वहाँ ना तो वो जीवन जन्म लेगा, ना मनुष्य जन्म लेगा। और मनुष्य यदि जन्म लेगा तो जिंदगी भर वो बीमार होने के कारण डॉक्टरों के चक्कर काटेगा। और जो भी जमा पूंजी होगी परिवार के पास, जो भी जमीन जायदाद होगी, वो उसके इलाज पर खर्च हो जाएगी। ये हमारे लिए खतरनाक संकेत है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और
और आज तो ये जो अध्ययन परीक्षण हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, उस बात से ये बात बार बार प्रमाणित हो रही है, सिद्ध हो रही है, और फिर भी हम इसके प्रति सचेत नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारी भूल है। और इसमें इस उर्वरक प्राकृतिक खेती के लिए हमारी गौ माता हमारी बहुत मदद कर सकती है, क्योंकि गोबर के अंदर, गौमूत्र के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता है कि वो, यदि कोई बांझ जमीन है, कोई अनउर्वरक ज़मीन हो गई, ऊसर ज़मीन हो गई है जिसमें कोई फसल पैदा ही नहीं होती, यहाँ तक कि घास का एक तिनका तक उत्पन्न नहीं होता, उस जमीन को भी इस गाय के गोबर गौमूत्र के माध्यम से पुनः उर्वरकता में पैदा कर सकते हैं, उसमें उर्वरक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। और ऐसे बहुत से अनुसंधान हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नई शुरुआत हुई है, वो शुरुआत है वर्मी कंपोस्ट की। तो आज हम वर्मी कंपोस्ट फैला रहे हैं कि गाय गोबर में, गाय का गोबर हो या किसी पशु का गोबर हो, उसको हम कुछ अर्थवर्म्स, कुछ वर्म्स के माध्यम से डिकम्पोज करते हैं, उसका विखंडन करते हैं, खाद बनाते हैं और उस खाद का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं। उससे निश्चित ही हमारी फसलों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो काफ़ी मात्रा मिल जाता है, फसल की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन निश्चित ही हमारे लिए जो आयातित, विदेश से आयात किए अर्थवर्म हैं, ये वर्म हैं, ज़्यादा अनुकूल नहीं है। उस खाद को पैदा करने के लिए, उस वर्मी कंपोस्ट को पैदा करने के लिए भी हमें अपने यहाँ के जो अर्थवर्म होते हैं, जो केंचुआ होते हैं, उन्हीं का प्रयोग करना पड़ेगा। अन्यथा हम विदेश से आयातित जो हमारे जो केंचुए हैं वो हमारी भूमि को और नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि उनका तो क्षेत्रफल कुछ सेंटीमीटर रहता है, लेकिन हमारे जो निजी अपने देश के जो केंचुए रहे हैं, उनकी जो गति है तो मीटरों तक जाती है। और मीटरों तक जब वो नीचे गति करते हैं तो काफ़ी बड़े जो मृदा को उथल पुथल मचाते हैं। इसलिए उस ज़मीन के अंदर नमी ज़्यादा मात्रा में संचय हो पाती है। इसलिए वो ज़मीन हमारे जो बरसात का पानी है काफ़ी मात्रा में सोख लेती है। इससे हमारे जल स्तर में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो हम वर्मी कंपोस्ट आज पैदा कर रहे हैं, जो विदेशी हमने केंचुए से, हम जो गाय का गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट पैदा कर रहे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। उसके परिणाम भी 1-2-4 साल के बाद हमारे सामने आएंगे। फिर हमें अपने पर आत्मचिंतन करना पड़ेगा, अपनी गलती को सुधारना करना पड़ेगा, और फिर हमें उसी तरह भागना पड़ेगा जो हमारा निजी ज्ञान था। मेरा जो वीडियो है वो है कि यदि हम अपनी गाय को सुरक्षित करते हैं, गाय को पालते हैं, गाय की गौमूत्र का अपने खेतों में, अपनी मृदा में प्रयोग करते हैं, तो उसके जीवांश तत्व को हम बचा सकते हैं। उनके अंदर जो सिप कीटाणु रहते हैं, जो पोषक पदार्थ रहते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं और अपने खेतों को बांझ होने से रोक सकते हैं। और यदि वो उनमें बांझपन की स्थिति बन गई है, या वो 60, 70, 80% तक बांझ हो गए, ऊसर हो गए हैं, तो उनकी उर्वरा शक्ति को हम गाय के माध्यम से फिर से जीवित कर सकते हैं। ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि गाय के अंदर बहुत अच्छी क्षमता तो है ही है, लेकिन गाय हमारे न केवल हमारे जीवांश को सुरक्षित रखती है, बल्कि हमें भी अपनी कृपा से तृप्त करती है। क्योंकि गाय के माध्यम से उस क्षेत्र का उस जो आभा मंडल है वो बदलता है, वहाँ जीवांतता आती है, वहाँ जो नकारात्मक बोध है वो समाप्त होता है। और एक बात और मैं अपने मित्रों को बता दूँ, अपने खेतों में कभी भी पराली या फसल का जो व्यर्थ फसल का जो शेष होता है उसको कभी ना जलाएं, क्योंकि उसके कारण भी आपके खेतों में आप उससे खर्चा तो बचा लेते हैं, आपको कुछ लागत तो उसमें आती नहीं, लेकिन निश्चित ही आप अपने खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट करते हैं। क्योंकि जब आप खेतों में अपने फसल शेष को जलाते हैं या पराली को अग्नि देते हैं, तो उसके कारण भी आपके जो ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जो थोड़े बहुत बचे हैं, तो आप वैसे तो बचे ही नहीं, क्योंकि पंजाब की भूमि में तो 1 से 1.5%, 2% से ज़्यादा जीवांश बचे ही नहीं हैं, सूक्ष्म जीवी जिंदा ही नहीं है। तो ऐसों को भी आप नष्ट करते हैं, जिसका परिणाम भी आगे भोगना पड़ेगा। और आपको बताऊं कि भारत के करीब 250 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जहाँ रासायनिक खादों के प्रयोग से, कीटनाशकों के प्रयोग से, पेस्टिसाइडों के प्रयोग से वहाँ की जो मृदा है, वहाँ खेतों की ज़मीन है, वो अपनी उर्वरा शक्ति को 80% तक गंवा चुकी है। और इसीलिए वहाँ के किसानों को हर साल हर फसल के अनुपात से ज़्यादा मात्रा में रसायन आधारित खादों का प्रयोग करना पड़ता है, और कीटनाशकों का भी उसी अनुपात में प्रयोग करना पड़ता है। और आप समझ सकते हो, यदि हम जितने ज़्यादा कीटनाशी प्रयोग करेंगे, खादों का प्रयोग करेंगे, या फिर हम
पेस्टिसाइडों का प्रयोग करेंगे उससे उतना ही अनुपात से जहर हमारे शरीर के अंदर जाएगा, हमारी मृदा के अंदर जाएगा। और मृदा में तो आप समझ सकते हो कि नाइट्रोजन की भारी कमी हो रही है, पोटास की भारी कमी हो गई है, फास्फोरस की भारी कमी हो गई है। पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे 80% जिले चिन्हित किए गए हैं। यहाँ नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह 80% तक ख़त्म हो चुकी है, और फास्फोरस की 37% और पोटास की तो 45% तक मात्रा वहाँ समाप्त हो चुकी है। ये हमारे लिए खतरनाक संकेत है। हमें सचेत होना चाहिए, हमें गाय माता की शरण में जाना चाहिए। गाय माता की मदद से फिर हम अपनी ज़मीन को उर्वरता तक दे सकते हैं, और फिर हमारी जो ज़मीन है, जिनके कारण कभी हम खाद्यान्न पैदा करने वाले देशों में प्रमुख स्थान पर होते थे, और इसके कारण हमें खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता था, हम फिर उस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने घरों में खुशहाली पैदा कर सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस संबंध में मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिखिए। मेरा वीडियो यदि आपने चैनल लाइक अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि अभी आपने मेरा बेल आइकन नहीं प्रेस कर लिया है तो इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आपको यथाशीघ्र पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों।